हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी ये सीटेट पेपर 2 सीडीपी की 8th क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जनवरी 2024 सीडीपी पेपर 2। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ इस सीरीज़ में, जो भी आपके सीडीपी पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए, प्लस क्लासेस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो एंड अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चैनल पर कंटिन्यू हैं, तो आप जो है उनकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एसएससी पेडागोजी और मैथ्स पेपर 2 की अभी और चल रही है सीरीज़। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारे हम सभी में होते हैं उसका जो कारण है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, यानी कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं। ठीक है, तो ओनली वर्ड बिल्कुल गलत। केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, यानी किस तरीके से एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसको क्या खाने में दिया जाता है, क्या उसकी डाइट है। ठीक है, किस तरीके से उसका रहन सहन है। ठीक है, तो केवल वर्ड आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतर्क्रिया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी लास्ट वाले में आप देख सकते हैं केवल वर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा, मैंने आपसे पहले ही बोला, जबकि आपको किसी ऑप्शन में ओनली केवल वर्ड दिख जाए ना तो वो आपका कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्यों सही है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक है, अगर आप जो है आपको जो है प्रॉपर फूड वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो आपकी हाइट पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके वेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ पर कुल मिलाकर के इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपकी हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग जो है जन्म से ही जो जीन्स के थ्रू भी उनको कितना भी अच्छा प्रोवाइड करते ना खाना पीना, लेकिन फिर भी उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होती, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हेरिडिटी का भी रोल होता है प्लस आपका एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप कि सभी ने सही कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिकरण में हम समाज में रहकर जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी व्यवहारों को करते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक मानदंड, व्यवहार, संस्कृति, सारा सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे ने सुझाव दिया था, जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था? बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है भाषा विकास को क्या करती है? फैसिलिटेट करती है, सुसाध्य करती है, ईजी बनाती है ना हमारे विकास को जो है। तो ये तो हमारा गलत है क्योंकि ये हमारा वाइगोत्स्की ने कहा था, ना कि पियाजे ने। नेक्स्ट आपको, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये स्टेजेस का आपको ईयर भी याद रखना है, कौन सी स्टेज किस ईयर तक होती है। शैशवावस्था हमारी 6 से 11 है। ठीक है, हमें सही बताना है कि कौन सा सही है, तो ये हमारा गलत है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? 0 से 2 साल तक। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था जबकि 2 से 6 दे रखी है, जबकि ये हमारी होती है 6 से 11 तक। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि पियाजे ने दी थी। ठीक है, ये कह रहे हैं 11 वर्ष और उससे अधिक, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जन्म से 2 वर्ष नहीं होती है। ठीक है, तो ये कितनी होती है हमारी? 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं और ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है, यानी कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज क्यों किया था वो आपको बताना है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, यानी कि इन्होंने सिर्फ जो है इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो पुरुषों को इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, फीमेल को नहीं देती है, इसीलिए यहाँ पर लिंग के प्रभाव की अवहेलना की गई थी, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि लेव वाइगोत्स्की क्या मानते थे वो आपको बताना है। बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, बिल्कुल गलत। निष्क्रिय रूप से नहीं करते हैं, सक्रिय रूप से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदद से यहाँ पर मतलब आपका वही आ गया स्कैफोल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपको कभी कभी पार्ड शब्द दिखा होगा लिख के। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की थे उनका मानना यही था कि अगर बच्चे कुछ सीखना, बच्चे को कुछ नहीं आता, मान लीजिए वो उस चीज़ को सीखना चाहता है तो वो बड़ों की हेल्प से उस चीज़ को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ब्लैंक जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी थी। तो जब भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आ जाए, मैं इसको कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, आप इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इन्होंने किस किस को इंपॉर्टेंस दी थी?
SCL, एस से आपका सोसाइटी समाज, सी से आपका कल्चर संस्कृति, एल से आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा समाज और संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लास जो होती है उसमें क्या होता है। ये प्रोग्रेसिव क्लास वाला क्वेश्चन आपका इतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, 7 क्लासेस जो मैं करवा चुकी हूँ उनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो जो भी लोग इस सीरीज़ को कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं उन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, बच्चों का सीखना इनाम, देखिए इनाम रिवॉर्ड या सजा के प्रयोग से नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। बच्चों को सख्त निगरानी में नहीं रखना है, ये भी गलत हो गया। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन अभ्यास की विधि का, देखिए वेधन और अभ्यास करने से बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ को रटने लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं करवाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यानी कि उनको डायरेक्ट किसी चीज़ का वो एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है, संवाद कर पाएँ, उसका आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, ये थ्योरी हमारी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। कौन सी थ्योरी दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इनके अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है और ये ऐसा मानते हैं कि हर एक पर्सन में जो है ये 8 प्रकार की बुद्धि थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ में एक पर्सन जो है ज़्यादा अच्छा होता है तो वो बुद्धि हमारे अंदर ज़्यादा पाई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है, अपने गुणों को पहचानता है, तो उसके अंदर पाई जाती है ऑप्शन नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना इसमें शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लेव वाइगोत्स्की ने आपको किस किस को इंपॉर्टेंस दी थी, भाषा समाज और संस्कृति को, और यहाँ भाषा की ही बात हो रही है। भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किसको देखा जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की ने आपकी थ्योरी दी थी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है, यानी कि कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें से सही नहीं है वो आपको बतानी है, यानी नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए विविधता का मतलब क्या होता है, आई होप कि मैं इतनी बार अब इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप सब समझ चुके होंगे। यानी कि विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, ठीक है, विभिन्न डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट भाषाओं के लोग, ठीक है। तो ये हमारी होती है विविधता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, ये तो हमारा विविधता में आ गया, यानी कि कौन किस संस्कृति से है, कौन किस समाज से है, ठीक है। 2 क्या कह रहा है, छात्रों की अलग अलग पृष्ठभूमि के अनुसार टीचिंग को अपनाना, ये भी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी अच्छा है। जहाँ पर सभी स्टूडेंट को लेकर चला जाता है वो तो हमारी सबसे बेस्ट क्लास होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या करें, निर्देशों के मानक समूहों का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। बच्चों की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ना ही स्टैंडर्ड चीज़ों का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है, और गलत ही हमसे पूछा था, तो यही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी कि बच्चे जो है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण का मतलब यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि वो जो सीख रहे हैं वो मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, उसको समझ में आ रहा है बच्चों को कि नहीं, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका रचनात्मक। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो समावेशी शिक्षा से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है, हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर एक बच्चे को यहाँ पर समान माना जाता है, ठीक है, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है। तो इसमें पहला क्या है, बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर पृथक, देखिए बच्चों को हमें कभी भी अलग नहीं करना है उनकी क्षमता के आधार पर, कि इन बच्चों के कम मार्क्स आए तो इनको अलग बिठाया जाए, ये होशियार नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। नेक्स्ट है बच्चों की पहचान कर उनका इस तरीके उनका लेवलीकरण नहीं करना है कि ये फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक आई है, ठीक है, ये भी गलत होता है। पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आप बच्चों की अकॉर्डिंग जो है अपनी जो भी आप स्ट्रेटेजी जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बच्चे उस चीज़ से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको चेंज करें, ठीक है, यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है। 1 और 4 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों के एक विविध समूहों के साथ अंतःक्रिया करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको इसमें से बताना है। जब भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो है विविध समूह के, यानी कि जहाँ पर अलग अलग वही आपका आगे विविध डाइवर्सिटी है समूह में, ठीक है, अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हैं, उनके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको मोटिवेट नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उनके स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन नहीं करना चाहिए, ठीक है, चिंतन नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत है, ठीक है, चिंतन करना चाहिए। वो ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह है उसकी, इस पर डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। यही हमसे पूछा, यही देखा था उसमें कि जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है एक जैसे पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, ठीक है, आप जो है हर स्टूडेंट को एक जैसा पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर रहे हो हैं, एक तरीके का मूल्यांकन यूज़ कर रहे हो स्टैंडर्ड तरीके का, तो वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और तर्क वाला है। कथन क्या कह रहा है, पठन वैकल्य यानी कि जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, इससे ग्रस्त बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ठीक है। प्लस क्या करना चाहिए, इनके लिए जो है कुछ अलग सोर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिनको जो है पढ़ने में प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए ऑडियो वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तर्क क्या है, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया से ग्रस्त विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बिल्कुल सही। तर्क भी सही है, कथन भी सही है और ये इससे बिल्कुल रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों में सहायता करने के लिए सहायक तकनीकी का उदाहरण है। ये आपका ईवीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्र यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए कौन सी इसमें से तकनीकी सही रहेगी, ठीक है, वो आपको बताना है। हेडफोन देखिए जो सुनने वाले बच्चों के लिए होता है, हेडफोन तो बिल्कुल ही गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है चित्र आधारित कार्यपत्रक, वो देख नहीं सकते हैं आप, चित्र आधारित कार्यपत्रक हो तो क्या मतलब है उसका, है ना। नेक्स्ट है आपका पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, तो बिल्कुल सही। दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक ब्रेल लिपि होती है, उसका यूज़ करते हैं। उस पर क्या होता है, आपके 6 डॉट्स होते हैं जो ऊपर की तरह उभरे हुए होते हैं, जिसको टच करके वो उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपको श्रवण में सहायता। देखिए श्रवण में सहायता करने से क्या मतलब है, वो तो देख नहीं सकते ना, तो यहाँ श्रवण का तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं। यानी कि बच्चा क्रिएटिव है, आपको कोई बच्चे को पहचानना है कि वो क्रिएटिव है, तो उस क्रिएटिविटी के जो है कौन कौन से संकेत हैं वो आपको बताने हैं। जिज्ञासा बिल्कुल सही, आपके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी होगी तभी आपके अंदर रचनात्मकता हो सकती है। स्वतंत्रता बिल्कुल सही। अनुकूलनशीलता यानी किसी चीज़ को अडेप्ट करने की क्षमता, तो ये भी सही है आपका। उच्च स्तर की एकाग्रता, ये भी होती है आपकी रचनात्मकता में, तभी आप जो है नए नए विचार किसी चीज़ के बारे में नए नए थॉट्स लेकर के आ सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, पुनरावृत्त अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है क्रिएटिविटी में। अभ्यास से हम क्या बनते हैं, हम एक तरह से चीज़ों को रटने लग जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। कथन क्या है आपका, प्रभावी अधिगम के लिए यानी कि एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों को नहीं। तो केवल वर्ड आ गया, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, तो जहाँ बच्चों को इग्नोर किया जाए वो आपका ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। तर्क क्या कह रहा है, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, तो बिल्कुल गलत। जब आप किसी चीज़ को एक्टिवली सुनोगे ही नहीं, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं वो निष्क्रिय मतलब पैसिवली, एक्टिवली आप किसी चीज़ को सुनोगे नहीं तो वो अर्थपूर्ण कैसे हो सकता है, आप उसको कैसे समझ सकते हो। तो दोनों ही गलत हैं यहाँ पर, और दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन है आपका, शिक्षकों को छात्रों की ज़रूरत के अनुसार उचित और उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। पाठ का मतलब वही है आपका यहाँ पर मदद करनी चाहिए बच्चों की, यानी कि उनको हेल्प करनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। जब भी बच्चों की ज़रूरत हो तो उसके अनुसार जो है टीचर्स को उनको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनकी लर्निंग में। तर्क क्या है, अधिगम एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम क्या है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आपकी सपोर्ट, हम किसी सपोर्ट के थ्रू ही सीखते हैं, ठीक है, चाहे आप हो या फिर स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे असफल हो जाते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो उसमें किस तरीके से आपको देखना चाहिए। बच्चों की कम योग्यता, यानी बच्चे में एबिलिटी नहीं थी करने की इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। शिक्षकों की कम योग्यता, यानी कि शिक्षकों में एबिलिटी नहीं थी इसीलिए ऐसा हुआ। माता पिता की कम योग्यता, यानी कि सिर्फ जो माता पिता हैं उनकी योग्यता नहीं थी इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका, स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंब, बिल्कुल सही। देखिए जब भी एक स्टूडेंट असफल होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो स्कूली प्रणाली है, जो स्कूल का सिस्टम है वो फेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा स्कूल का जो कार्यशीलता है उसका प्रतिबिंब है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक रचनावाद कक्षा में अधिगम कैसा होता है, ठीक है। निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय वर्ड आ गया, बिल्कुल गलत। सक्रिय और व्यक्तिगत, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, सक्रिय और सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक रचनावाद की बात हो रही है तो सामाजिक वर्ड तो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर निष्क्रिय वर्ड का यूज है और यहाँ पर व्यक्तिगत यूज हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि समाज की बात हो रही है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है। यानी कि हम खुद के बारे में सोचें, खुद के बारे में जागरूक हों, खुद की सोच के बारे में सोचना हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में अधिसंज्ञान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में कौन सा इसमें से सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, अधिगम यानी कि लर्निंग तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण मोटिवेट होते हैं। जब आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, पनिशमेंट से बचने के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तब आपका इफेक्टिव नहीं होता है, आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। बिल्कुल सही बात है, जब आप जो है इंटरनली मोटिवेट होते हैं तभी आप किसी चीज़ को बेटर तरीके से सीखते हैं। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे आज हमारे